नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी जो क्लासेस सेकंड ग्रेड की बाकी थी वो वापस मैं लेकर आया हूं। आप देख पा रहे हो चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ में आया हूं, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले पुराने विद्यार्थी हैं। हालांकि वो थर्ड ग्रेड में भी तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कि सर आपने हमको बीच में छोड़ दिया। नहीं, बीच में नहीं छोड़ा। आप लोगों को पूरा सब कुछ करवा के 95% कोर्स करवा के फिर आपको कहा कि अब आप सेल्फ स्टडी करो। फिर भी अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपनी जो बाकी की क्लासेस हैं उनको पूरी करेंगे। और आप लोगों को दोनों ब्रह्मास्त्र मैं दे चुका हूं, ठीक है ना। अब ये भी अपडेटेड है, और ये जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की पसंद वन लाइनर रही है ना, तो ये विश्व भारत के अंदर, क्योंकि ये पढ़नी थोड़ी सी क्या मुश्किल रही है, अपन ने क्लासेस सारी दी है और दोनों ही पुस्तकें साथियों क्यूआर कोड के साथ में आई है। दोनों ही क्यूआर कोड के साथ। कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, क्यूआर कोड स्कैन करो, क्लास में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्टिव समझा रखा है। याद करने के लिए अब क्या चाहिए अंतिम समय में कि फटाफट से रिवीजन हो जाए, हमारा समय बच जाए। बारी बारी जो ग्रंथों में फंसे हुए थे उनका समय बच जाए, सीधा सीधा एग्जाम में आने लायक अब पढ़ने का समय है। दोनों चीजें दे चुका हूं आपको। ऑनलाइन के भी लिंक टेलीग्राम पे डाले हुए हैं और पूरे राजस्थान में अवेलेबल ऑलरेडी है। अब इसमें क्या है साथियों कि ये ऐसा है कि अब ये आपका जैसे रिवीजन का समय था, रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगी ये वन लाइनर। तो ये तो आप वैसे पढ़ ही रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बार अवलोकन कर लेना, काफी बेस्ट साबित होने वाली है। और इसका मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो तो पिछले सारे एग्जाम जितने भी हुए हैं आप टेलीग्राम उठा के चेक कर लेना, सारा का सारा परफॉर्मेंस बता दे। मतलब स्तरीय सवाल संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा में आप उठा कर देखना पेपर, बेहद तबीयत का पेपर, और आपको मिल जाएगा वन लाइनर में से। मतलब फैक्चुअल वो चीज जो सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए साथियों, अपनी एक पंचायती राज की एक क्लास बाकी रह गई थी। एक पार्ट अपन ने कर लिया था और एक पार्ट अपना था बाकी। तो अब सारे विद्यार्थी जो है एक्टिव हो जाएं थोड़े सी, क्योंकि अब आपको सेकंड ग्रेड की क्लासेस और साथ साथ में रिवीजन, पहले एक बार अपनी 2-4 क्लासेस जो बाकी है वो मैं पूरी करवा दूं, इसके बाद में अपन चलेंगे रैपिड रिवीजन की तरफ। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको वापस रिवाइज करवाने वाला हूं, तो क्लासेस को भी हल्के में लेना नहीं है। आप लोगों ने देखा है अभी अभी में अर्थूणा के शिव मंदिर का निर्माण चामुंडराय बताया था ना, एग्जाम में आया है, बहुत कम पुस्तकों में मिला है। लेकिन आपकी क्लास जो जीजीडी से जो लगातार टच में है उसमें करवाया है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको मिलेगी, समझने की दृष्टि से अच्छा है। चलिए साथियों, बातें खूब हो गई, अब बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। ठीक है, चलिए 73वां संविधान संशोधन। अब ये 73वें से सीधा क्यों आया हूं मैं, क्योंकि मैं पंचायती राज की एक क्लास दे रखी है मैंने, ठीक है ना। वो देख लेना पहले जाके प्लेलिस्ट के अंदर, सेकंड ग्रेड वाली क्लास के अंदर। अब वो जो क्लासेस दे रखी है साथियों, उसमें मैंने पंचायती राज के अंदर आपको सारी की सारी समितियां वगैरह सब कुछ बेसिक सारा करवा दिया। अब जो पीछे थोड़ी सी डिटेल बाकी थी उसको भी करवाना है, वो है आपके टॉपिक है पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन नहीं है तो नगर पालिका पे ज्यादा जोर नहीं देना है, हल्का सा टच करते हुए चलेंगे। पंचायती राज यानी कि ग्रामीण व्यवस्था पूरी की पूरी अपन को पढ़नी है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दिखता है मतलब ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगा देना इंपॉर्टेंट। और जहां जहां मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा है, अब तो आप समझ गए होंगे कि लगभग वो वास्तव में इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं परीक्षा में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के, जब ये 73वां संविधान संशोधन लाया साथियों, तो भाग 9 और अनुच्छेद 243 को इसमें जोड़ा गया। अब देखो 243 के अंदर भी 43 ए से लगाकर 43 ओ तक जोड़े। ठीक है, 243 के अंदर 243 ए से लगाकर 243 ओ तक जोड़े और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 73वां संविधान संशोधन। यानी कि 73वें संविधान संशोधन से आप ये मान सकते हो कि आपके क्या जोड़ा गया, पंचायती राज, या आप कह सकते हो ग्रामीण स्वशासन, या आप कह सकते हो ग्राम पंचायत संबंधी प्रावधान। ग्राम पंचायत संबंधी प्रावधान ये जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया है साथियों कि आपके 11वीं अनुसूची और 29 नियम जोड़े हैं। 11वीं अनुसूची में नियम कितने, 29। 11वीं अनुसूची के अंदर 29 नियम जोड़े। अब ये 29 नियम अपने पढ़ने की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं वैसे, क्यों, कारण यह है कि 29 नियम आपको याद भी नहीं रहना है।
ठीक है ना, पढ़ भी लेंगे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, याद नहीं रहने और वहां से प्रश्न बनते ही नहीं है। आपको यह जरूर पूछा जाता है कि इसमें कितने नियम है, तो आपको ध्यान रखना है 11वीं अनुसूची और 29 नियम। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका वाली व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, कहां? भारत के अंदर। 24 अप्रैल 1993 को भारत के अंदर लागू, लेकिन कुछ एरियाज को छोड़ के, जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, दार्जिलिंग वगैरह, इनको छोड़कर ये लागू हुआ था, ठीक है। कब? 24 अप्रैल 1993 को। 23 अप्रैल 1994 थोड़ा सा चेंज किया, देखो इस 3 को तो लाया है यहां और इस 4 को लाया है यहां, ठीक है ना, ये चेंज किया है। तो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में भी कुछ संशोधनों के बाद में ये लागू हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये दोनों डेट क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल जांच परख के ही दी है। तो भारत में कब लागू हुआ और आपके राजस्थान में कब लागू हुआ, ठीक है। अब आते हैं साथियों, प्रश्न बनता है ग्राम सभा से संबंधित। ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? पहला प्रश्न तो 243 ए के अंदर है आपकी ग्राम सभा, ठीक है। अब देखो ग्राम सभा भारत के अंदर इनकी सबसे छोटी इकाई है। राजस्थान के अंदर पूछेंगे तो वार्ड सभा है। कारण यह है कि वार्ड सभा का प्रावधान पूरे भारत में नहीं है। वार्ड सभा का प्रावधान लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान ही है, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे छोटी इकाई जो है वो प्रशासन की, वो है आपके वार्ड सभा, ठीक है ना। और यहां पे जो है भारत के अंदर पूछे तो ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा ध्यान में रखना, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की संस्था है। यानी कि इसमें क्या है, ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी पंजीकृत मतदाता है उनकी एक संस्था है जिसका नाम है ग्राम सभा, ठीक है। इनकी मीटिंगें बैठ के बुलाई जाती है, यह है। तो अध्यक्ष इसका कौन होता है साथियों? अध्यक्ष होता है सरपंच, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। बैठक कौन बुला सकता है? बैठक सरपंच भी बुला सकता है और उप सरपंच भी बुला सकता है। सरपंच या उप सरपंच बुला सकता है। गणपूर्ति यानी कि साथियों कोरम होता है इसका 1/10, ठीक है ना। 1/10 कोरम गणपूर्ति होनी जरूरी है। वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य। इस बात को समझना कि 2 बैठक, अभी कई जने समझे भी नहीं, क्या गुरुजी मैं तो 4 पढ़ी है। अरे मैं बताऊं, पूरी डिटेल बताऊं, ठीक है, लेकिन था थोड़ा धैर्य रखना था जरूरी हुई, ठीक है ना। वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य की, किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, इसके अनुसार। इसके बाद में भी संशोधन हुए हैं, इसके बाद में भी नियम आए हैं। फिर बाद में वर्ष में 4 बैठक आवश्यक कर दी ग्राम सभा अधिनियम 1999 के तहत। यानी कि 1999 से पहले जब यह 73वां संविधान संशोधन आया तब तो बैठकें अनिवार्य थी ग्राम सभा की 2। 1999 में जब ग्राम सभा अधिनियम आ गया, ये 1999 वाला, इसके बाद में बैठकें आवश्यक कर दी 4। कब कब की? तो 2 तो अपने 15 अगस्त 26 जनवरी है, ठीक है ना। ये 4 बैठकें जो है मैं यहां बता देता हूं पेन चेंज करके। 2 तो आपके, एक तो है 26 जनवरी, ठीक है, और एक 15 अगस्त। तो यह तो झंडे वाला दिन तो सबने याद ही रहे, ठीक है। एक कोई खासियत मैं कौन एक याद रखना अपने बापू वालों, ठीक है, ड्राई डे याद रखना 2 अक्टूबर ड्राई डे, ठीक है ना। ड्राई डे मीटिंग बुला देनी के कोई धमाल करे कौन, ठीक है, ड्राई डे बुलाओ तो बापू जी श्रद्धांजलि भी हो जाए और मीटिंग भी हो जाए और धमाल भी कोई नहीं करे, मिले कौन। हालांकि मिलने वाला तो सब जगह मिले हैं और ड्राई डे उल्टो ज्यादा बिके है, ठीक है। थे समझ गया मैं किन्हों कहूं। तो 2 अक्टूबर और 1 मई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये 4 बैठकें फिर कर दी अनिवार्य। अब मान लो कि ये कोई ऐसा दिन आ गया कि इस दिन बैठक नहीं हो रही है, तो 15 दिन जो है इसके बाद के 15 दिन भी की जा, 15 दिन मतलब उस तारीख से लगा के 15 दिन के अंदर बैठक रख सकते हैं, ठीक है। ये है, कोई गलती वलती हो तो देख लेना था, खुद पार की हो आजकल बता दियो। फिर अपन चलते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की ओर, ठीक है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है वो पूरी रामायण बासने उनके मतलब, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें अपन पढ़नी है। चलिए, अनुच्छेद 243 बी, इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद 243 बी के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन को संवैधानिक मान्यता इस अनुच्छेद के अंदर है। अब त्रिस्तरीय
कि भाई एक तो होगी ग्राम पंचायत, फिर आपको पता है पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो आपके 243 बी के अंदर 3 बताया है, ठीक है ना, बी के अंदर 3। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, 243 बी के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 243 डी, इसके अंदर है साथियों आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में, ठीक है, ध्यान रखना पंचायतों में, पंचायतों में, क्योंकि नगर पालिका में 50 आएगा आगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना आरक्षण का प्रावधान है, और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। राजस्थान के अंदर ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान में 2009 से लागू, इससे पहले 33% था, ठीक है। और भारत में वैसे देखा जाए 33% है, लेकिन राजस्थान में 50% है, 2009 से लागू है, ठीक है। फिर साथियों आ जाना है अपन को 243 ई पे। ई में क्या है, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल है 243 ई के अंदर। फिर देखो इसमें क्या है, कार्यकाल कब से कब तक, तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष। अब अधिवेशन कह दो, चाहे आप इसको आसान शब्दों में समझने के लिए ये कह दो बैठक, ठीक है। प्रथम अधिवेशन यानी बैठक की तिथि से 5 वर्ष, जब चुनाव संपन्न हो गए तब नहीं, प्रथम अधिवेशन यानी बैठक की तिथि से 5 वर्ष। विघटन हो जाए तो 6 माह में चुनाव आवश्यक है। मान लो भंग हो गई, तो यहां पे पंचायत भंग हो गई, तो फिर 6 माह में, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आवश्यक। और चुनाव शेष अवधि, अवधि में दी छोटी कर देना, शेष अवधि के लिए ही होगा। मान लो कि 2.5 साल में भंग होगी, तो पीछे बचे हुए 2.5 साल के लिए होगा, ऐसा नहीं कि वापस से 5 साल शुरू हो, ऐसे नहीं होगा। तो चुनाव जो है शेष अवधि के लिए ही होगा। फिर आना है साथियों अनुच्छेद 243 आई में। अब आई से क्या मतलब होता है, आई से मतलब होता है गुरुजी इनकम, ठीक है, क्या मतलब होता है इनकम, और इनकम यानी कि वित्त। तो वित्त आयोग का प्रावधान 243 आई के अंदर है। भाई ये चीजें तो ऐसे ही याद होगी, भाई रट्टो की तो मार लो, ऑप्शन सामने आती ही बकरी डिब्बे में जानी है, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना जरूरी है, और इसीलिए आप क्लास देखते हो। नहीं तो फिर वन लाइनर आपको सबको उपलब्ध करवा दी, बुक आप सभी के पास में है, मेरी छोड़ो दूसरी और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन फिर भी क्लास की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि कहीं ना कहीं सर ऐसा कांटा बिठा देंगे कि वो हमेशा याद रह जाएगा। तो आई से इनकम, इनकम यानी वित्त, और वित्त आयोग का प्रावधान 243। चलिए, राज्यपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष बाद इसका गठन किया जाता है। प्रथम गठन 1995 के अंदर है, और प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष के गोयल है, और वर्तमान वित्त अध्यक्ष आयोग प्रद्युम्न सिंह है। बदलिया तो कौन, बदलिया हो तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या है, फैक्ट याद रखने हैं। अभी इसमें कोई अपने कोई गुरुजी इनमें भी ट्रिक बताओ तो किंग नहीं है, ठीक है। यहां तो सीधे याद ही रखने हैं के गोयल और ये। फिर 243 के यानी कि राज्य के राज्य के लिए निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब के लिए इसलिए लिखा है मैंने कि ये वाला है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 के अंदर राज्य के लिए, ठीक है, राज्य के लिए निर्वाचन आयोग, बस ऐसे याद रखना। तो ये के लिए याद रखोगे ना, और मैं तो कह रहा हूं ये प्रश्न जैसे आए ना आपके दिमाग में, वहां आवाज आएगी, अरे यार गुरुजी कहो राज्य के लिए, वहां अपने मौज होगी। वही मौज मौज में 2-4 सवाल और सही हो जाए, क्यों कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि यार वास्तव में एग्जाम देने का और एग्जाम हॉल का एक बहुत मतलब प्रेशर होता है, उसको हावी नहीं होने देना। उसका भी मैंने कई बार एग्जाम हॉल की रणनीति बताई है, आप जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले भी बताऊंगा। तो 2-4 सवाल तो अपने वैसे ही सही हो जाते हैं, वो चीजें आपको मैं सिखाऊंगा बाद में, चिंता मत करना। राज्य के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे याद रख लेना। स्थानीय स्वशासन के चुनाव संपन्न करवाने हेतु इसका गठन किया जाता है। इसका गठन 1994 के अंदर किया गया था, और अमर सिंह राठौड़ जो है पहले निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा है, वो मेरे ख्याल से बदले नहीं है, यही है, ठीक है। अब आते हैं साथियों अपन सारणी पर। अब सारणी ऐसी है कि सारणी से ही ये चीजें याद होगी, क्यों एक एक चीज यदि पढ़ने जाओगे तो ये चीज याद होनी मुश्किल है। सारणी में क्या है, सभी साथ में आ जाता है इसमें, और ये बढ़िया तरीका भी रहता है, और इसी तरीके से आपको वन लाइनर के अंदर दी भी गई है। तो देखो आधार, आधार यानी ये ग्राम पंचायत 11,341 वर्तमान में, दूसरा स्तर पंचायत समिति 352 वर्तमान में, और जिला परिषद 33 वर्तमान में, ठीक है। गठन, गठन जो है अब यहां पे इस तरीके से देखना है। अब इसका जो गठन है ग्राम स्तर पर किया जाता है,
इसका खंड स्तर पे होता है, यानी खंड को क्या कहते हैं, ब्लॉक, BLOCK। जिला स्तर, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब यहां पे साथियों इस सारणी को समझना, कई जो नए बंदे होंगे उनको ये वन लाइनर के अंदर सारणी समझ में नहीं आएगी, तो इसको समझना, इसको किस तरीके से पढ़ना है वो बता रहा हूं मैं। यहां पे दे रखा है सदस्य। अब सदस्य दो तरह के होते हैं, एक निर्वाचित, एक पदेन। अब एक दो चार कमेंट देखे थे मैंने कि गुरुजी ये पदेन क्या होता है। अब पदेन ये होता है कि देखो स्कूली व्यवस्था से बताऊं आपको, तो कभी भी पीओ की भर्ती नहीं होती है कि पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती कभी भी नहीं होगी, लेकिन उस पंचायत का जो प्रिंसिपल होगा, है ना, कई लोगों को तो ये नहीं पता होता कि प्रिंसिपल कौन से स्कूल में होता है, एचएम कौन से स्कूल में होता है। एचएम तो 10वीं तक आप मान लो, सेकेंडरी तक एचएम होते हैं, 12th स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, तो वहां प्रिंसिपल होते हैं। अब वो प्रिंसिपल उस पंचायत का पदेन पीओ है, यानी कि एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन ऑफर है, ठीक है। ओ वह पदेन कि भाई आप विराजमान हुए हो उपराष्ट्रपति पे तो आप राज्यसभा के अध्यक्ष हो, ये वाली बातें हैं। पदेन यानी कि एक के साथ एक पद फ्री आ रहा है, वो पद फ्री आया है, वो है पदेन सदस्य। यानी कि आपने फाइट तो किया किसी दूसरे पद के लिए, लेकिन ऑफर में एक और मिल गया, वो ऑफर में मिली हो, वो है पदेन, ठीक है, ये होता है पदेन। तो ये निर्वाचित। अब निर्वाचित ग्राम पंचायत, अब इस सारणी के अंदर इसमें आपको ध्यान देना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सरपंच, उप सरपंच और पंच, यानी कि इनके चुनाव होते हैं, जनता चुनती है, ठीक है। पदेन सदस्य यहां नहीं होते हैं। ब्लॉक स्तर पर जो निर्वाचित होते हैं उसमें प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, ठीक है ना, यहां पे निर्वाचित, यानी कि ये इनके लिए कहीं ना कहीं मतदान होगा। और पदेन जो होंगे वो सरपंच और विधायक। अब यहाँ के जो सरपंच है वो पदेन सदस्य इनके ऑलरेडी है, ठीक है ना। जो विधायक है वो यहाँ पदेन सदस्य ऑलरेडी होगा, तो ये इनको फिर इसके लिए अलग से चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये इसके पदेन सदस्य है, ठीक है। यहाँ पे निर्वाचित होंगे प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है यहाँ का प्रधान आ जाएगा, विधायक आ जाएगा और सांसद होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, पदेन सदस्य। समझ में आई बात? नहीं आए तो वापस देख लेना बार बार, ठीक है, बार बार देखने के कोई पैसे नहीं है। चलिए, सरकारी अधिकारी कौन कौन होंगे जो गवर्नमेंट भर्ती से लगे हैं, ठीक है, एग्जाम देने बाद में लगा है, ये व्यवस्था समझनी बहुत जरूरी है, ताकि ये व्यवस्था नहीं समझोगे तो फिर आपके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो साहब यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्हें पहले कहा जाता था ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक। गांव में कह दिया करें मुंशी जी, ठीक है, मुंशी जी यही है। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, और यहां पे जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से व्यवस्था चलती है, इनके ऊपर ये, इनके ऊपर ये रिपोर्टिंग करते हैं इनको, ये रिपोर्टिंग करते हैं इनको, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। अब देखो निर्वाचन कैसे होता है इनका, आप अपन ने पढ़ तो लिया कि ये निर्वाचित है, कहीं ना कहीं इनके लिए वोटिंग होगी। अब निर्वाचन कैसे होगा, तो निर्वाचन दो तरीके से होता है साथियों, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी कि जनता खुद चुनती है, अप्रत्यक्ष यानी कि जनता जिसको चुनती है वो चुनते हैं आगे, ठीक है, जनता जिसको चुनती है वो आगे चुनते हैं, ये वाला होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष यानी कि पंचायत स्तर पे पंच और सरपंच के चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं। एक तो वार्ड पंच हो गए, पंच से मतलब क्या है, वार्ड पंच, और यहाँ पे सरपंच। पंचायत समिति स्तर पे पंचायत समिति सदस्यों के होते हैं प्रत्यक्ष, और यहाँ पे जिला परिषद के सदस्यों के होते हैं प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है जो पंच चुने गए हैं उनमें से ही फिर किसी को बनाया जाएगा उप सरपंच। तो ये अप्रत्यक्ष है, उप सरपंच के कोई चुनाव नहीं होते हैं अलग से, ठीक है ना, कि उप सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े हुए और गांव वाले के करो वोटिंग, यूं कौन वह, ठीक है। उप सरपंच अप्रत्यक्ष है। प्रधान और उप प्रधान ये भी फिर जो पंचायत समिति सदस्य चुन के आ गए उनमें से फिर वो वोटिंग देके ये करवाते हैं, और ये चुनाव मैंने भी करवाए हुए, मैं उस टीम का सदस्य रहा था, जो चुनाव के लिए टीम जाती है ना उसका। फिर प्रमुख और उप प्रमुख इनके भी क्या है, चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये हो गई बात। शपथ, शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी, यहां पे भी पीठासीन अधिकारी, यहां पे भी पीठासीन अधिकारी। अब जो गवर्नमेंट जॉब में आए नहीं उनको समझने में थोड़ा सा लगता है कि ये पीठासीन अधिकारी क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप वोट देने तो गए हो, कहीं ना कहीं गए हो, तो वहां पे पीआरओ होता है, यानी कि जो वोटिंग करवाने जो टीम आई है
उन सभी का लीडर जो है वो है पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना। वहां पे जो बूथ बना है उसकी जो व्यवस्था देखता है वो है पीठासीन अधिकारी, वही वहां पे फिर क्या दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है। तो यहाँ तीनों जगह पीठासीन अधिकारी शपथ दिला रहा है। न्यूनतम आयु चुनाव के लिए इस 21 वर्ष को इधर ले आना, ठीक है, ये उधर चला गया। 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष। मत देने के लिए, मतदान के लिए तो है 18 वर्ष, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है 21 वर्ष, ठीक है ना। ये कार्यकाल प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। जब पहली बैठक हुई है तब से 5 वर्ष के लिए। ये व्यवस्था समझनी बहुत जरूरी है और ये सारणी से ही समझी जाती है, अलग अलग में, क्योंकि ये तुलनात्मक पढ़नी पड़ती है, ठीक है। चलिए अगली सारणी पे आते हैं। पूरी की पूरी स्थानीय व्यवस्था जो है, स्वशासन व्यवस्था जो है, वो इस सारणी का ही खेल है। अब देखो, अध्यक्ष कौन होता है पंचायत में? सरपंच होता है, सभी को पता है। यहाँ पे प्रधान होता है और यहाँ प्रमुख होता है, जिला प्रमुख होता है ना। ये चीज आसान है, ये सभी को पता है। गणपूर्ति यानी कि कोरम 1/3, 1/3, यहां भी 1/3, यहां भी 1/3। चलिए कोई समस्या नहीं। बैठक 15 दिन में एक बार आवश्यक, निचले स्तर पे जरूर जल्दी जल्दी होती है। यहाँ 30 दिन में एक बार, यहाँ 90 दिन में एक बार, ठीक है। चलिए त्याग पत्र किसको देंगे? तो त्याग पत्र जो है साथियों, पंच, सरपंच और उप सरपंच तीनों ही देते हैं बीडीओ को। खंड विकास अधिकारी होता है उसको देते हैं, तीनों के तीनों त्याग पत्र देने की अवस्था में। उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य को, देखो उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य देते हैं प्रधान को। एक तो उप प्रधान और पंचायत समिति के जो सदस्य है वो देंगे प्रधान को, और प्रधान को त्याग पत्र देना है तो वो देगा जिला प्रमुख को, ठीक है। यहां पे देखना, उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य देंगे जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख को देना है तो वो देगा आगे संभागीय आयुक्त को। इस तरीके से व्यवस्था चलती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये व्यवस्था आपको बता दी। अब सदस्य संख्या या वार्ड संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो सदस्य संख्या और वार्ड संख्या देखो, 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होने चाहिए, ठीक है। 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, और अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 1000 व्यक्ति पर 2 अतिरिक्त वार्ड होने की यहाँ पे मतलब व्यवस्था है, ठीक है। 3000 की जनसंख्या पे 9 वार्ड है और प्रति 1000 व्यक्ति फिर बढ़ने पर 2 अतिरिक्त वार्ड होंगे, ये व्यवस्था है यहाँ। 1 लाख पर 15 वार्ड होंगे यहाँ पे, और अधिक होने पर फिर 15,000 पर 2 अतिरिक्त वार्ड होंगे, ठीक। अब धीरे धीरे आगे जाते जाता मिक्स हुई, क्या ये क्या था वो क्या था। तो पीडीएफ शेयर करूंगा, जिनके पास में वन लाइनर है उनके कोई समस्या नहीं, जिनके पास में नहीं है उनको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो वो इससे देख के समझ लेना, नोट कर लेना, बना देना शायरी नहीं सारणी, ठीक है। 4 लाख पर 17 वार्ड और अधिक होने पर प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त वार्ड होने की व्यवस्था है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं नगर पालिका की तरफ। थोड़ा सा, वैसे आपके तो पंचायती राज है सेकंड ग्रेड वालों के, लेकिन अपन नगर पालिका को भी स्वशासन के अंदर थोड़ा सा अपन देखते हुए चले। अब देखो यहाँ पे जो व्यवस्था है, वहां जैसे पंचायत और ये अपनी थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और ये यहाँ पे है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, जो महानगरों के अंदर नगर निगम, ठीक है। अब देखो नगर पालिका जो है 1 लाख की जनसंख्या वाले नगरों में, नगर परिषद 1 से 5 लाख तक वाली जनसंख्या वाले नगरों में, और नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के अंदर। सदस्य यहाँ पे भी निर्वाचित और सरकार द्वारा मनोनीत, सरकार द्वारा कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं इसके अंदर, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो देखो निर्वाचित जो है वो सभापति हो गया नगर पालिका में, उप सभापति और पार्षद। यहाँ पे सभापति, उप सभापति, पार्षद, यहाँ पे कहलाते हैं महापौर, उप महापौर और पार्षद, ठीक है। मनोनीत सदस्य जो सरकार द्वारा होते हैं वो नगर पालिका में 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो 4, 5, 6 याद करने में आसानी रहेगी। सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? ईओ साहब होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी वैकेंसी आ रही है, जून में एग्जाम है, ठीक है, खुद भी बन सको। तो ईओ साहब मतलब क्या है, नगर पूरा सर्वे सर्वा ईओ साहब ही है नगर पालिका में, ठीक है ना। तो कार्यपालक अधिकारी ईओ होते हैं, यहाँ पे नगर आयुक्त होंगे और यहाँ कमिश्नर होंगे, ठीक है। अध्यक्ष कौन होंगे? सभापति होंगे, उप सभापति होंगे और महापौर होंगे, जिनका फिर निर्वाचन होता है। ये तो हो गए सरकारी अधिकारी, ये होंगे निर्वाचित। अब निर्वाचन भी, ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो निर्वाचन जो प्रत्यक्ष होगा साथियों वो पार्षद का, जो अप्रत्यक्ष है वो सभापति, उप सभापति।
सभापति, उपसभापति और महापौर, उप महापौर। ठीक है। शपथ, शपथ यहाँ पे इनको सबको पीठासीन अधिकारी ही दिलाता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कार्यकाल प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष, ये समान है। गणपूर्ति 1/3 सभी में समान है। त्याग पत्र देते हैं ये जिला कलेक्टर को और ये देंगे संभागीय आयुक्त को। यहाँ पे जो है ये संभागीय आयुक्त को देंगे। ठीक है। सदस्य संख्या वार्ड जो है साथियों, न्यूनतम जो है 13 वार्ड का प्रावधान है। अब देखो इनकी संख्या यानी नगर पालिका वर्तमान में 169, आपके नगर परिषद जो है वो 34 और नगर निगम वर्तमान में 10 है। तो ये आप बाद में आराम से इसको पढ़ लेना। पंचायती राज व्यवस्था वाली पे ज्यादा ध्यान देना, ग्राम पंचायत वाली उस पे, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर वो है। ठीक है ना। लिंकिंग में इसमें से कहीं से एक आधा सवाल दे सकते हैं, बाकी आपके सवाल उसमें से ही बनेगा। ठीक, ग्राम व्यवस्था में से। अब बात करते हैं साथियों वार्ड सभा की। अब चूंकि ये वार्ड सभा का प्रावधान करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, ठीक है ना, राजस्थान प्रथम राज्य इसमें रहा है। राजस्थान में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो यही है। यदि भारत में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो ग्राम सभा है। ठीक है। लेकिन राजस्थान शब्द आ जाए तो वार्ड सभा है। ठीक, ये ध्यान रखना। सदस्य जो है साथियों वार्ड के सभी मतदाता, मान लो कि जैसे वार्ड नंबर 9 में कोई निवास करता है तो उस वार्ड के जितने पंजीकृत मतदाता हैं वो इसके सदस्य हैं। ठीक है। अध्यक्ष वार्ड पंच खुद होगा। गणपूर्ति 1/10 है। बैठक वर्ष में 2 बार। ठीक है। ग्राम सभा की तो कर दी 4 बार, इसकी 2 बार है। वार्ड सभा के गठन का प्रावधान जनवरी 2000 से किया गया। इससे पहले जो है ग्राम सभा ही होती थी। यहां राजस्थान के अंदर जनवरी 2000 से इसका प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न। तो अब देखो कहां से आता है, आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं आपको। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? जयपुर के अंदर 1989 में इसका गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है। यानी कि स्लाइड पे मिलने वाली सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी कि कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछली स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड जो है वो पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर और डूंगरपुर के अंदर है। अब बात करें साथियों कुछ वेतन की। देखो सैलरी की बात करनी जरूरी है। ठीक है। सैलरी बिना आजकल कुछ भी नहीं होता। वेतन की यदि बात करें तो अपने नगर निगम महापौर जो होता है उसका वेतन 20,000, नगर परिषद सभापति जो है उसका वेतन 12,000, नगर पालिका अध्यक्ष मात्र 7500। हम इनु चाल जाए कहीं अणे के इतो ही आवे कहीं। अब थे सब जानो, मैं भी जानू। ठीक है। कि में कटे कहीं है तो वो इतो अपारे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक। जिला प्रमुख का 10,000, प्रधान का 7,000 और सरपंच साहब का तो 4,000 ही है। लेकिन फिर भी चुनाव में मारामारी होती है। पीछे का कारण आपको सब पता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे वेतन से संबंधित प्रश्न बनने की चांस कम है, ये भी बता दूं। जहां ज्यादा होते हैं वहां मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूं और जहां बहुत ज्यादा चांस होते हैं वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देता हूं। जहां कम चांस होते हैं वहां भी कह देता हूं भैया चांस कम है, नजर मार लेना। ठीक है। क्यों नजर मार, और मैं तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैंने पढ़ाया था। चांस कम होंगे वहां कम ही कहूंगा, और जहां पे इंपॉर्टेंट जोर दिया जाएगा वहां पे वो चीजें बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। दे दूंगा आपको अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, और बाकी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज सभी चालू है। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है अभ्यास कर लेना। और जो 20 टेस्ट वाली इसमें जो लॉन्च की है ना सेकंड ग्रेड वाली, बेहतरीन तबीयत के टेस्ट है, व्याख्यात्मक। यूं समझ लो कि पूरा सिलेबस फिर से आपके कवर हो रहा है। स्क्रीनशॉट भी डाले थे कुछ। तो जिन्हें अभ्यास की आवश्यकता है शायद इससे बेहतर विकल्प अभ्यास का कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ में टिकाऊ। ये चीज तो मैं कह सकता हूं 2 चीजों के बारे में, एक तो टेस्ट सीरीज, एक वन लाइनर। इन 2 चीजों के बारे में तो मैं डंका बजा के कह सकता हूं कि वास्तव में आप लोगों के काम की है। बाकी जो चीजें हैं देखो बता दी, प्रयास हमने किए वो बता दिए। निर्णय आपको लेना है कि आपके लिए क्या उपयुक्त है, उसमें से चयन आपको करना है। यदि वो निर्णय नहीं ले पाते हो तो फिर वो तो देखो आपका डिसीजन है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं कि भैया पढ़ने के लिए जो जिस तरीके से पढ़ना चाहता है उसके उस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।